अवध के नवाब शुजाउद्दौला की दिलकुशा कोठी की कहानी, जहां सरकार बना रही है साकेत सदन। फैज़ाबाद की एक ऐतिहासिक इमारत दिलकुशा कोठी इन दिनों चर्चा में है। इसे अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने 1752 के आसपास बनवाया था। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जगह अब साकेत सदन बनवा रही है। इसका 60% काम पूरा भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिलकुशा को हिंदू तीर्थ यात्राओं के लिए एक संग्रहालय में तब्दील करने का फैसला किया है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी होंगी। इतिहास में कई त्रासदियां झेल चुकी दिलकुशा कोठी का अब नाम भी मिट जाएगा। साकेत सदन अपने हिस्से का इतिहास बनाने के लिए जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। उसे भी अपने हिस्से का इतिहास मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा उस इतिहास की बात करेंगे जिसने दिलकुशा को दिलकुशा बनाया। दिलकुशा की दीवारें अवध में नवाबी शासन के इतिहास की गवाह रही हैं। उस दौर में दिल्ली पर मुगल बादशाहों का शासन था। मुगल शासक अलग अलग रियासतों की जिम्मेदारी सूबेदारों को सौंपते थे। ये सूबेदार ही रियासत से जुड़े फैसले लेते थे। इसी क्रम में साल 1722 में अवध रियासत की जिम्मेदारी सदात खान को सौंपी गई। हालांकि इन सूबेदारों को नवाब कहे जाने को लेकर भी बहस है। इतिहासकार DPC सरकार कहते हैं कि कई जगहों पर नवाब को सूबेदार कहा गया है, लेकिन इनका ओहदा नवाब वजीर का था, जो प्रधानमंत्री के बराबर का पद होता है। बहरहाल सदात खान अवध के नवाब वजीर बने, लेकिन उन्होंने यहाँ कम समय ही बिताया। इतिहासकार रोशन तकी ने BBC हिंदी को बताया, अवध के सबसे पहले नवाब वजीर को दिल्ली दरबार से सदात खान बुरहानुल मुल्क का खिताब मिला था। उन्होंने बताया उनका असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। वो 1722 से 1739 तक नवाब वजीर रहे, मगर उन्होंने यहाँ ज्यादा समय बिताया नहीं। इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर तकी बताते हैं, वो लड़ाइयों का दौर था। सदात खान एक लड़ाके थे जो ज्यादातर समय जंग के मैदान में ही रहते थे। उन्होंने यहाँ घाघरा के किनारे नाम भर के लिए बस मिट्टी का एक कच्चा घर बनाया, जिसे लोगों ने बंगला कहना शुरू किया। इस तरह वो कच्चा बंगला के नाम से मशहूर हो गया। यही इलाका बाद में समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते फैजाबाद बन गया। 1739 में सदात खान की मौत के बाद उनके दामाद, जो उनके भांजे भी थे, दूसरे नवाब वजीर बने। उनका नाम था सफदरजंग। उनका असली नाम मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम था। सफदरजंग नाम उन्हें दिल्ली दरबार से खिताब में मिला था। सफदरजंग ने भी अवध में बहुत कम समय बिताया, क्योंकि उन पर कई और जिम्मेदारियां भी थीं। इतिहासकार PC सरकार बताते हैं, मोहम्मद मुकीम ज़्यादातर समय बाहर रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैज़ाबाद में बहुत सी इमारतों की नींव रखी। कह सकते हैं आधुनिक फैज़ाबाद की नींव उनके काल में ही पड़ी। शुजाउद्दौला का परिवार दिलकुशा की पहली मंजिल पर रहता था। 1752 में अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके बेटे शुजाउद्दौला अवध के तीसरे नवाब वजीर बने। पिछले 2 नवाबों के उलट शुजाउद्दौला ने फैज़ाबाद में काफी समय बिताया। उन्हीं के दौर में कच्चे बंगले में और निर्माण हुआ और ये दिलकुशा बंगला बन गया। PC सरकार कहते हैं, दिलकुशा कोठी पैलेस कम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर का हिस्सा थी। दरअसल शुजाउद्दौला के दरबार में फ्रेंच सलाहकार थे। इनमें से एक थे कर्नल एंटोन पुलियर। वो बताते हैं, उन्होंने ही शुजाउद्दौला को कई इमारतों को लेकर सलाह दी थी। उनकी सलाह पर ही दिलकुशा कोठी को भी सजाया संवारा गया था। फॉरगॉटन हेरिटेज ऑफ अवध के रिसर्चर रघुवंश बनी बताते हैं कि इस 2 मंजिला इमारत की हर मंजिल पर करीब 10 कमरे थे। उन्होंने अलग अलग सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कोठी की पहली मंजिल पर नवाब शुजाउद्दौला का उनका परिवार रहता था, जबकि निचली मंजिल पर उनका दरबार था, जहां से वो रियासत से जुड़े फैसले करते थे। रघुवंश मनी के मुताबिक शुजाउद्दौला के सैनिक भी दिलकुशा के परिसर में रहते थे। कोठी के चारों तरफ सैकड़ों बैरस बने थे, जिनमें सैनिक रहते थे। वहीं प्रशासनिक कामों में लगे कर्मियों के रहने के लिए भी कोठी के बाहरी इलाके में कोई रिहायशी इलाके में विकसित कर दिया गया था। रोशन तकी बताते हैं कि फैजाबाद में विकास का ज्यादातर काम शुजाउद्दौला के काल में ही हुआ। बड़े बड़े बगीचे, महल, ऐतिहासिक स्थल जो अब खत्म हो चुके हैं, ये सब उनके ही दौर में बनाए गए थे। उन्होंने इसे व्यापार का केंद्र बना दिया था। वो कहते हैं कि उस समय फैजाबाद सबसे सुंदर जगह माना जाता था। दिल्ली के वजीर, उनके नुमाइंदे, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी फैजाबाद की खूबसूरती से प्रभावित थे। उनका और उनकी बेगम का मकबरा भी वहीं टिपोलिया गेट पर है, जिसके 3 दरवाजे हैं। ये फैजाबाद में दाखिल होने का दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी उनका बनाया हुआ है। रोशन तकी बताते हैं, फैजाबाद को उसका नाम भी शुजाउद्दौला के दौर में मिला।
एक अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा कि ये ऐसी जगह है जहाँ से सबको फैज़ का मतलब होता है सबको फ़ायदा हो रहा है। इस जगह का नाम फैज़ से फैज़ाबाद हो गया। ऐसी जगह जहाँ सबको आराम और फ़ायदा मिल रहा था, ख्वाहिशें पूरी हो रही थीं। शुजाउद्दौला ही वो नवाब थे जिन्होंने फैज़ाबाद को पूरी तरह राजधानी के तौर पर तब्दील किया। उन्होंने सदात अली के बनवाए कच्चा बंगले का नवीकरण करवा के उसकी जगह दिलकुशा महल बनवाया। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब दिलकुशा को अफीम कोठी का तमगा दिया गया। पीसी सरकार बताते हैं कि ब्रिटानिया से लड़ाई के बाद दिलकुशा कोठी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। 1870 के आसपास अंग्रेज़ों ने इस कोठी को अफीम का गोदाम बना दिया। अफीम अधिकारी तैनात कर दिए गए। तब से इसे अफीम कोठी कहा जाने लगा। पीसी सरकार बताते हैं आज़ादी के बाद भारत सरकार के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने दिलकुशा कोठी को अपने अधिकार में ले लिया। अफीम की तस्करी रोकने के लिए इसके परिसर में सुपरिटेंडेंट ऑफिस खोल दिया गया। अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज में साहित्य के प्रोफेसर अनिल सिंह बताते हैं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 17 साल पहले अपना ये दफ्तर बंद कर दिया। उसके बाद भी दिलकुशा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास ही रही। देखभाल के अभाव में दिलकुशा की हालत ख़राब होती गई। छज्जा पूरी तरह ढह चुका था, दीवारें भी जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी थीं और कभी भी ज़मींदोज़ हो सकती थीं। जो कोठी कभी फैज़ाबाद की शान थी वो आज इस हाल में कैसे पहुंची? इस सवाल पर रोशन तकी कहते हैं कि दिलकुशा कोठी अकेली एक ऐसी इमारत नहीं है, कई और इमारतें भी हैं जो देखभाल के अभाव में धीरे धीरे ख़त्म होती चली गईं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की मॉन्यूमेंट्स की सूची में फैज़ाबाद की 57 जगह हैं। इनमें बाग, किले, मकबरे जैसी जगहें हैं। कुछ को संरक्षित करके रखा गया है। रोशन तकी कहते हैं कि हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी इसे एक ज़िला लाइब्रेरी बनाया गया ताकि इमारतें ज़िंदा रहें और यहाँ लोग आते जाते रहें। इधर 2 सालों में क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इतिहासकार रोशन तकी के मुताबिक 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में दिलकुशा कोठी की भी भूमिका रही है। लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को इसी कोठी में छिपने के लिए जगह दी। वो बताते हैं आज़ादी के बाद भी दिलकुशा काफ़ी ठीक हालत में थी। ये इमारत भारतीय इतिहास के कई हिस्सों को समेटे हुए थी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार साकेत सदन बना रही है। साकेत अयोध्या का पुराना नाम है जिसका मतलब होता है स्वर्ग। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में भी अयोध्या को खासी महत्ता दी गई है। पुराने बौद्ध साहित्य में अयोध्या को साकेत कहा गया है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम जो ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी अयोध्या में 3 बौद्ध स्थलों मणि पर्वत, कुबेर पर्वत और सुगरी पर्वत की पहचान की थी। रीजनल टूरिज्म ऑफिसर RP यादव ने बताया साकेत सदन प्रोजेक्ट की लागत लगभग 17 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 6 जून 2023 को शुरू हुआ था। इसका 60% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिली है। उसके प्रोजेक्ट मैनेजर विनय जैन से जब पूछा गया कि क्या साकेत सदन में नवाब काल में अवध की विरासत या फिर दिलकुशा को बनाने वाले शुजाउद्दौला का जिक्र होगा, इस पर उन्होंने कहा नहीं, साकेत सदन में अवध या शुजाउद्दौला से जुड़े किसी भी किस्से या निशानी का जिक्र नहीं होगा। विनय जैन कहते हैं साकेत सदन बनवाने का मकसद पूरी तरह अलग है। इसे अलग अलग हिंदू तीर्थ यात्राओं के संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रदर्शित होंगी।